देखिए, रीट एग्ज़ाम का पेपर है 2011 जनवरी में हुआ है और बहुत ही आसान से प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, विद्यालय शब्द में संधि कौन सी है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो विद्यालय में जो संधि है वो है स्वर संधि। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, कौन सा होगा? प प्लस वन, पव प्लस अन, पो प्लस अन, पव प्लस ना। तो बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसका ऑप्शन सी सही है। पो प्लस अन जो है ये पवन शब्द का संधि विच्छेद है। हिंदी में वचन कितने होते हैं? 1, 2, 3 अनगिनत। 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आगरा का बहुवचन होगा आगरे, आगरों, आगरे या बहुवचन नहीं होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो चौथा सही है ऑप्शन। आगरा का बहुवचन नहीं होता है, यानी किसी शहर का नाम अगर होता है तो उसका बहुवचन नहीं होता है। दिल्ली है तो दिल्ली रहेगा, आगरा है तो आगरा रहेगा, कानपुर है तो कानपुर रहेगा। तो प्रश्न है हमारा, जिस शब्द में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहते हैं पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द या पदबंध। तो ऐसे शब्द होते हैं आपके अविकारी शब्द। अगला है, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए, कौन सा इसमें सही होगा आपको बताना है। और बहुत ही आसान सा पेपर है। मैंने बताया है अगर आप 80% सही करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, अन्यथा आपको हिंदी में पढ़ने की आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन आपका चौथा सही है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवित्री, कवि, कवयित्री, कवयत्री। बताना है आपको। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। ऐसे लग रहा है जैसे मैं केबीसी आपको खिला रहा हूँ। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ध्यान देकर जवाब दीजिए, तो उसी हिसाब से लग रहा है कि मैं आपको केबीसी खिला रहा हूँ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। कौन बनेगा करोड़पति? तो इसका ऑप्शन आपका सी सही है, कवयित्री होता है। ठीक है। अगला है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं संस्कृत, तद्भव, तत्सम, देशज। तो ये कहलाते हैं आपके तत्सम शब्द। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास या तत्पुरुष समास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें जो सही है आपका द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास ऐसा होता है जिसमें दोनों पद या दोनों शब्द जो है प्रधान होते हैं। ठीक है। अगला है, शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो बताइए कौन सा सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन आपका चौथा सही है, उज्ज्वल। अनुरक्त का विलोम शब्द होगा आरक्त, विरक्त, निरक्त, आसक्त। तो इसका जो ऑप्शन सही है आपका वो सही है बी, विरक्त होता है। अनुरक्त का विरक्त होता है। अगला जो 42वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित जो समूह दिया गया है, किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है इसमें। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, ओष्ठ, किताब, नानी, चाकू, निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें जो आपका ऑप्शन सही है पहला सही है, अग्नि, ज्येष्ठ, शर्करा और पवन, ये जो हैं ये तत्सम शब्द हैं। और जिसका भी ये सही है उसको जो है 1 करोड़ रुपए मिलते हैं केबीसी के अनुसार। मजाक कर रहा हूँ मैं। अगला है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल। तो कुशल जो है अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? पुजारिन, कठिन, चिन्ह, मीन। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, पुजारिन। पुजारिन में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो
और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास। हमें लग रहा है इसमें बहुत से लोग 30 में से 30 प्रश्न सही करेंगे, तो इसका ऑप्शन आपका डी सही है, द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास है लंबोदर, अंधकूप, नर नारी, शरणागत। इसका ऑप्शन आपका सही है सी, नर और नारी। नगर में रहने वाला कहलाता है शहरी, नागर, नगरवधु, नौकर। तो नगर में रहने वाला कहलाता है नागर, बी ऑप्शन इसका सही है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है शैशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? शैशव, ये जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। बाकी जो है जातिवाचक संज्ञा है। अगला है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? मेरे घर से स्टेशन बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। इसका ऑप्शन आपका सी सही है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो को होता है, ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका सी सही है। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, एग्जाम में काफ़ी बार ऐसे प्रश्न आते हैं और आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसका ऑप्शन आपका बी सही है, निजवाचक जो है सर्वनाम है वह। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है आपका तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, सी ऑप्शन इसका सही है। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा होता है, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं होती हैं, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया होती है। तो सरल वाक्य कौन सा है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसका ऑप्शन आपका डी सही है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है सरल वाक्य में, ठीक है। अगला है, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? मोहन खरीदारी, घूमना, बाजार। तो मोहन जो है वो उद्देश्य है, ठीक है। बाजार जो है वो कर्म है और जा रहा है ये क्रिया है, ठीक है। तो मोहन जो है वो उद्देश्य यानी करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। तो निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन आपका सही है डी, मैंने सुना है नीना पास हो गई है। ये आपका जो है मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न है, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। तो किसी कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आप लोग बहुत ही कोटेशन लिखते होंगे, विचार लिखते होंगे, तो उसमें इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बताना है आपको। इसमें होता है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अगला है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है? बताइए कौन सा इसमें सही होगा। जो पत्र आया है कहाँ है, जो पत्र आया है कहाँ है। देखिए चिन्ह जो लगे हुए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही है, जो पत्र आया है वो कहाँ है, ठीक है। कामा लगा हुआ है कहाँ है, इसी वजह से जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। अगला है, शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूरा होगा?
मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो गया, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, मेरे प्राण सूख गए। इसका जवाब है ऑप्शन डी, मेरे प्राण सूख गए शेर को सामने देखकर। सही मुहावरा है, नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत डालना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में कचरा डालना। सभी को पता है, आंखों में धूल झोंकना। अगला प्रश्न है, हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। पकड़ में ना आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलाना। इसका ऑप्शन आपका पहला सही है, पकड़ में ना आना। लास्ट प्रश्न है हमारे इस वीडियो का। 30 में से जितने भी प्रश्न आप सही करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग लगभग कम से कम 28 प्रश्न सही करेंगे ही 30 में से, क्योंकि बहुत ही आसान सा प्रश्न पत्र था आपके लिए ये। अगला है, सिर फिर जाना का अभिप्राय है। चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखना। तो सिर फिर जाना का अर्थ है अहंकारी हो जाना, इसलिए इसका ऑप्शन आपका बी सही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।